नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है भाई आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कई दिन हो गए थे भाई, थोड़ा वीडियो नहीं आ रही थी। अभी कंटिन्यू अपनी वीडियो आ रही, दो तीन रोज की। सीईटी मेंस जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, और ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस में, तीनों के ऊपर। और सेम ऐसे ही अच्छी अच्छी मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप पर डाला जाएगा। ठीक है, अपना टेलीग्राम ग्रुप है HSSC गुरुकुल के नाम से। इसका आज मैं जो वीडियो बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और आज हम जुलाई 2025 की हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो है। इसमें मैंने 30% तो लिए हैं हरियाणा करंट अफेयर के, और 40% लिए हैं इंडिया करंट अफेयर के। 40% तो इसमें सेलेक्टेड ही पर्सन लिए हैं, नहीं तो वीडियो तो ये कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन बन जाते हैं मैं। लेकिन HSSC का पिछला पैटर्न देख कर उसके हिसाब से जो आने लायक है बस। और ईब के ना इसमें मैंने कुछ फोटो ऐड करे हैं, ताकि बच्चों को जल्दी समझ में आए और थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, और अभी शुरू करते हैं अभी क्लास। हिसार जिले के किस पर्वतारोही ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस पर तिरंगा फहराया? देखो, ये जो माउंट एलब्रस है, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एलब्रस। ठीक है, तो ये तिरंगा किसने फहराया है? ये फोटो देख लियो भाई का। ये है नरेंद्र कुमार। ठीक है, नरेंद्र कुमार है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जिस पर्सन के बारे में मेरे को ये लगा कि हाँ, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, वो मैंने साथ में दे रखी है। जो जो काम आने लायक है, हाँ हाँ भाई ये काम आ सकता है, इस क्वेश्चन के मैंने साथ में दे दिए। ठीक है, तो नरेंद्र कुमार है, इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ये पहले हरियाणवी पर्वतारोही हैं जिसे माउंट अन्नापूर्णा, इससे पहले माउंट अन्नापूर्णा पर भी तिरंगा फहराया था। हिसार जिले का हवाईयों। और इनको अगस्त 2025 में फिट इंडिया मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसका बनाया है? अभी अगस्त में बनाया है, फिट इंडिया मिशन का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और इन्होंने माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया देश में है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये माउंट किलिमंजारो तो ये है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। और माउंट एलब्रुस है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये पॉइंट है, अपने नोट करते रहिए रजिस्टर में छोटे छोटे, ये आने लायक है। और चोटी, तो इन्होंने माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर 5 दिन में 2 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था इससे पहले। ठीक है, एक तो अन्नापूर्णा पर चढ़ा था ये, सबसे पहले हरियाणवी ये थे। और माउंट किलिमंजारो को इसने 5 दिन में 2 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और फिट इंडिया मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए अगस्त में ये। और 15 अगस्त 2021 माउंट यूनम है एक पर्वत श्रृंखला। इस पर इसने 151 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, उनका अगला लक्ष्य है विश्व की 8,000 मीटर की 14 चोटियां फतेह करना है। क्या है अगला लक्ष्य? है कि विश्व की 14 चोटियों को फतेह करना जो 8,000 से ऊपर है। ठीक है, और फिट इंडिया मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को की थी। कब की थी? 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, देख लिया। अब तो चढ़ा है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। इससे पहले अन्नापूर्णा पर भी पहला भारतीय था जिसने चढ़ाई करी, फिट इंडिया मिशन का ब्रांड एम्बेसडर। माउंट किलीमंजारो पर इसने 5 दिन में 2 बार चढ़ाई करी। और माउंट यूनम पर इसने 151 फीट लंबा तिरंगा फहराया था। ठीक है, और अगला लक्ष्य इसका है 8,000 फीट की 14 चोटियों को फतेह करना। ये हिसार के रहने वाले। ओके पर्सन, इसके बारे में चलो अगला चलते हैं फिर, है। हरियाणा का आम आदमी व किसान अब किस नीति के तहत अपनी जमीन को बेच सकेगा? देखो, आम आदमी और किसान एक पॉलिसी बनाई है, इसके तहत वही अपनी जमीन है वो सरकार को बेच सकेगा। ठीक है, तो ये है स्वैच्छिक भूमि खरीद नीति। आपने देखा होगा इस हर साइड में इसके ऊपर किसानों द्वारा कुछ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, तो ये वही नीति है। ठीक है, इस नीति के तहत भूमि अभिलेख विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न सीधा ये आ जाएगा कि स्वैच्छिक भूमि खरीद नीति है, इसके तहत नोडल एजेंसी कौन है? तो भूमि अभिलेख विभाग है नोडल एजेंसी। कौन है? भूमि अभिलेख विभाग। ठीक है, स्वैच्छिक भूमि खरीद नीति, इसके तहत आम आदमी और किसान अपनी जमीन सरकार को बेच सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को हर साल हरियाणा के स्कूलों में कौन सा खेल दिवस मनाया जाएगा? मतलब जुलाई महीने के पहले शनिवार को हर साल एक खेल दिवस मनाया जाएगा, और वो है शतरंज दिवस। कौन सा है? शतरंज दिवस है ये, ठीक है। जुलाई महीने के पहले शनिवार को स्कूलों में। हरियाणा के किस जिले में देश के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2025 में आयोजित किया गया? देश के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। ये है फोटो, इसका देख लियो, मैं साथ के साथ ही फोटो कर रखे। ये गुरुग्राम में किया गया भाई, ठीक है। अपनी तरह का ये पहला कार्यक्रम है, और इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने किया था। ये है ओम बिड़ला जी, ये मुख्यमंत्री साहब हैं, ठीक है, ओम बिड़ला जी ये। तो गुरुग्राम में आयोजित किया गया है। पश्चिम के इंद्रधनुष सभागार में राज्य स्तर पर कौन से अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया? कौन से अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया? ठीक है, पहले प्रश्न तो ये आ जाता है, आएगा कभी न कभी घूम कर, आप पेपर में देख लेना कि इंद्रधनुष सभागार हरियाणा में कौन से जिले में स्थित है। ये बार बार कोई भी ऐसा ये समारोह मनाया जाता है पंचकुला में, तो इसका नाम पक्का आता है, तो ये याद कर लेना, ये पंचकुला जिले में है। और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया गया? ये है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। हरियाणा राज्य को कृषि और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, किसको? कृषि और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है हरियाणा राज्य को? तो यह है पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड। कौन सा है? पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है ये, कृषि और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए। और दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को यह अवार्ड दिया गया। उन्होंने अवार्ड को रिसीव किया है, और इस काम के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, कृषि और किसानों, ठीक है। कौन सा अवार्ड है? पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड। ये दो तीन चीज याद याद रखनी है। किस जिले से लाडो सखी योजना, कौन सी? लाडो सखी योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा की गई, ठीक है। एक तो इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, और योजना कौन सी है? लाडोस की योजना। कौन से जिले से? अंबाला जिले से। कौन से? अंबाला जिले से की गई है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी डेट देख लेना, 28 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री जी ने अंबाला से कौन से त्योहार के अवसर पर? तीज के अवसर पर करी है भाई, ध्यान रखियो। तीज के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए लाडोस्की को लगाया जाएगा, और इस योजना के तहत बेटी पैदा होने पर लाडोस्की को 1,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। स्पेशल ये टारगेट है इसका, ठीक है। तो हरियाणा सरकार दे रही ध्यान, नारी शक्ति को मिले आत्मबल और सम्मान। मुख्यमंत्री ने किया लाडो सखी योजना का शुभारंभ, ठीक है। ये इनको 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये इसका योजना कौन सी है? लाडोस की योजना। शुरुआत कहाँ से? अंबाला से। और इनको जो लाडोस की हैं, इनको 1,000 रुपये मिलेंगे। डेट 28 जुलाई 2025 को, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। कौन से त्योहार पे? तीज के अवसर पे। इनके नाम पर हरियाणा सरकार ने गांव बड़ा सुलेमान का नाम उधमपुरा रखने की घोषणा की है, ठीक है। देखो इसका प्रश्न के अंदर ही उत्तर छिपा हुआ है, उधमपुरा। तो ये उधमपुरा तो फिर एक शहीद उधम सिंह के नाम पे ही हो सकता है, अगर हम थोड़ा गैस लगावा तो, ठीक है। तो ये बड़ा सुलेमान गांव है, इसका नाम उधमपुरा रखा है। अभी देखते हैं कहाँ है। देखो ये श्री शहीद उधम सिंह जी हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं ये। तो इन्हीं के नाम पे बाड़ा सुलेमान रखा है, का नाम रखा है शहीद उधमपुरा। ये हिसार में है। और 31 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा उधम सिंह शहीदी दिवस पर, ठीक है, एक ये भी कर लेना कि शहीदी दिवस कब मनाया जाए उधम सिंह जी का? तो ये 31 जुलाई को मनाया जा है। और हिसार के अंदर है, ठीक है। कहाँ है? हिसार के अंदर। नोट कर लेना है, छोटी छोटी बातें हैं। देश का डिज्नीलैंड थीम पार्क हरियाणा के किस जिले में बनाया जाएगा? ठीक है, ये देख लें, तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम में। इसके बारे में देख लेते हैं कि हरियाणा के गुरुग्राम में पंचगांव चौक है कोई। चौक को छोटो, चौक इतना डीप नहीं जाएंगे, के पास 500 एकड़ में। हाँ, ये देख लेना कि कितने एकड़ में बनाया जाएगा ये थीम पार्क, ठीक है। और कहाँ और कितने एकड़ में,
दो ही बात रखना है, गुरुग्राम गुरुग्राम में और 500 एकड़ में। स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ से शुरू की गई? स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना, तो ये डिगल, बेरी, बादली और लाडवा, ठीक है, लाडवा कुरुक्षेत्र से की गई। कहाँ से? लाडवा कुरुक्षेत्र से की गई है। स्टॉप डायरिया अभियान हरियाणा में कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये 15 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया अभियान, सीधी डेट आती है कब से कब तक शुरू किया गया, 15 जून से 31 जुलाई तक। बाल सुरक्षा के लिए सेहत की दस्तक हर घर तक, ठीक है, देख लेना ये, तो समझ जाना, 15 जून से 31 जुलाई तक। कौन सा गाँव हरियाणा का पहला मॉडल वाटर विलेज बना है? क्या बना है? मॉडल वाटर विलेज, कौन सा गांव? तो ये गांव नथौर है, ठीक है, सिरसा के अंदर है ये। इस पर देख लेना किसने इसका उद्घाटन किया है, फोटो में क्लियर हो जाएगा। गांव नथौर है, सिरसा के अंदर पहला मॉडल वाटर विलेज बना है। इसका डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे और गांव कौन सा है, बस इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान को किस विकास संस्थान का निदेशक बनाया गया है? तो ये हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी करनाल में है, तो इसका निदेशक बना गया है। ये अध्यक्ष और निदेशक की जरूरत पड़ेगी, आप एक अलग से वीडियो बना देंगे लेटेस्ट। अभी बस इसको इतना याद कर लो, इनको साथ में एक पेज पर बढ़ा लेना, कौन निदेशक अध्यक्ष बना, नोट करते रहना, ठीक है, बीच में कोई चेंजमेंट होता है उसको बदली करते रहना। नीलोखेड़ी करनाल में है, ये प्रश्न बहुत आया है पहले, बहुत पुराना प्रश्न है HSSC का। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नीलोखेड़ी करनाल में। प्रोफेसर उमा कांजिला किस ओपन यूनिवर्सिटी की पहली महिला उपकुलपति बनी है? देखो यो है तो इंडिया जीके का प्रश्न, लेकिन ये पहली महिला बनी है, तो इसलिए हाईलाइट है, थोड़ी चर्चा में है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल अपॉइंटमेंट एज इग्नूज फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर, ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी जो इग्नू है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली में, ठीक है, तो उसकी पहली महिला उपकुलपति बनी है। राष्ट्रपति ने हरियाणा के किस पूर्व IAS को राष्ट्रपति स्काउट पुरस्कार से, ये पूर्व IAS है हरियाणा के, और इनको राष्ट्रपति स्काउट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्या नाम है इनका? ये है डॉक्टर के खंडेलवाल, ठीक है, कौन है? डॉक्टर के खंडेलवाल है, इनको राष्ट्रपति स्काउट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसको बढ़िया नोट कर लेना। पहले इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, शायद 72 और 73 में आया था। हरियाणा में 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया है? तो ये वन ज्यादा है पंचकुला में, तो पंचकुला में आयोजित किया गया। एक तो किस जिले में आयोजित किया गया, एक कौन सा, ठीक है, ये आंकड़ा, ये दो ही प्रश्न बनाएंगे इसमें जी, ये देख लेना मोटा मोटा। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। और 2025 में हरियाणा सरकार 2.10 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा सीधा, कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है? 2.10 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है। कहाँ मनाया गया? पंचकुला में, कौन सा? 76वां, ठीक है। कौन हरियाणा के 19वें राज्यपाल बने? ठीक है, काफी चर्चा में है ये। तो ये प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। कौन से? एक तो आंकड़ा देख लेना सीधा, कितने नंबर के, तो कौन है, कहाँ से, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं, ये 19वें राज्यपाल बने हैं हरियाणा के। डेट देख लेना, 14 जुलाई 2025 को। कब? 14 जुलाई 2025 को। ये हावड़ा कलकत्ता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जहाँ हुगली नदी बहती है। 1999 से 2002 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है, इनके बारे में इतना ही जाना बहुत है। अभी थोड़ा राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती, पहले प्रश्न आ रखे हैं HSSC में ये, ठीक है। और अनुच्छेद 139 के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली है, उसमें उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल नहीं होता, तो उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की आर्टिकल 155, उपराज्यपाल की 239, ठीक है, याद कर लेना दोनों। राज्यपाल, अब हरियाणा जीके के अभी अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे, एक एक टॉपिक ने डीप, क्योंकि टाइम है अपने पास, तो एक एक टॉपिक ने डीपली उठा लेंगे, उसमें तो जितने प्रश्न HSSC काट सका है उतने, ठीक है।
ये कहना पहला अपना राज्यपाल के ऊपर होगा पहला वीडियो। दुनिया की सबसे मुश्किल 3 अल्ट्रा मैराथन पूरी करने वाले पहले भारतीय राकेश कश्यप। ठीक है, कौन है? राकेश कश्यप के पूरा करा है इसने 3 अल्ट्रा मैराथन। हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? ये देख लेना। राकेश कश्यप ये पंचकुला के रहने वाले हैं। देख लेना इनके बारे में। ये पंचकुला है, हाँ ऑप्शन ऊपर, ये थोड़ा घूम का आ गया इधर, बाद में ठीक कर दूंगा। शिक्षित बेरोजगारों के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की है? शिक्षित बेरोजगारों के लिए, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार एक योजना लेकर आई है। तो ये है हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना। हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा स्कीम हरियाणा के युवाओं के लिए कमाल की योजना है। 90 दिन की ट्रेनिंग और बन जाइए ठेकेदार, मिलेंगे 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या बात है। 90 दिन की ट्रेनिंग करो और ठेकेदार बन जाओ। ठीक। तो इसमें एक बात तो ये देख लेना कि स्कीम का नाम क्या है, और कितने दिन की ट्रेनिंग वो है, और कितने तक की कॉन्ट्रैक्ट मिल सका है। 25 लाख तक का कॉन्ट्रैक्ट मिल सका है, 90 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ा है, और योजना है हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना। ठीक है, चलते हैं आगे। इंग्लैंड कैंपस यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो फरीदाबाद में किया गया। ठीक है, इंग्लैंड कैंपस यूनिवर्सिटी है कोई, इसका कैंपस यहाँ हरियाणा में भी खुला है, तो फरीदाबाद में खुला है, बस इतनी बात याद कर लिया। सिंगापुर संयुक्त सैन्याभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र कौन सा है? बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण। 14वां संस्करण कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये कर लेना कि कहाँ आयोजित किया गया है। ये जोधपुर राजस्थान में किया गया है। ठीक है, जोधपुर राजस्थान में एक्सरसाइज बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025। ठीक है, जोधपुर राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये इंडिया जी के प्रश्न है, लेकिन इसमें एक कुरुक्षेत्र नाम आ गया, इसलिए अपने उसमें ले लिया हमने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में हरियाणा का कौन सा जिला प्रदेश में टॉप रहा? तो एक करनाल जिला है टॉप रहा, और अपने दो जिले को राष्ट्रीय सम्मान मिला है 2024-25 का ये जो सर्वे आया है। राष्ट्रपति जी ने ये अवार्ड दिए हैं। ठीक है, एक तो करनाल है, एक पानीपत है। ठीक है, पानीपत और करनाल है। इसके सहयोग से हरियाणा में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, एआई। ठीक है, किसके सहयोग से? ये विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित होगा। ठीक है, किसके सहयोग से हरियाणा में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित होगा? ये विश्व बैंक के सहयोग से होगा। और कहाँ होगा? बस दो ही बात हमने देख ली है इसमें। हरियाणा जल्द ही विश्व बैंक की सहायता से एक वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्र का घर बनेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक में इस मुद्दे पर फैसला लिया गया, और ये सेंटर चंडीगढ़ में स्थापित होगा। कहाँ होगा? चंडीगढ़ में होगा। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। बस दो ही बात कर रहे हैं। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज करी थी जॉन मैकार्थी ने, नायब तहसीलदार में पढ़ा था। राजा दक्ष प्रजापति प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? ठीक है, किसमें किया गया ये देख लेते हैं। ये 13 जुलाई को किया गया है, और मेला ग्राउंड शहीद भगत सिंह चौक भिवानी। ठीक है, ये सीएम साहब हैं, और ये श्री रणवीर सिंह गंगवा जी हैं। ठीक है, ये भिवानी में किया गया है। जुलाई 25 को उज्जवल दृष्टि अभियान कौन सा? उज्जवल दृष्टि अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किसने किया? तो ये कुमारती आरती राव है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। विश्व पुलिस और फायर खेल 2025 में हरियाणा के किन किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने जीता स्वर्ण पदक। ये यूएसए में हुए हैं। तो गुरजीत, रीनू और नीतू जगलाल ने। ठीक है, रीनू ने 10 किलोमीटर में क्रॉस कंट्री और 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। और जींद जिले के हैं गुरजीत सिंह, इसने हाई जंप में जीता है। और पानीपत की नीतू जगला ने इसने कराटे में जीता है। ठीक है, देख लेना है तीन ही। बाबा लखी शाह बंजारा जयंती 2025 के समारोह का राज्य स्तरीय आयोजन किस जिले में किया गया? लखी शाह बंजारा। ठीक है,
ये चंडीगढ़ में किया गया भाई। कहाँ पर? संत कबीर कुटिया, चंडीगढ़, 7 जुलाई को मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है। ये देख लेना, संत कबीर कुटिया देखी भी होगी किसी भाई ने, गए होगा जो। ठीक है। डॉक्टर के अग्रवाल हैं ये। इनको लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति है? ठीक है, किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं? तो ये पंडित भगवत दयाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी पीजीआई रोहतक। ठीक है, ये इसके उपकुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल है। 32वें आम मेले का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया? एक तो ये आंकड़े पक्का याद कर लेना, घूम फिर का आते। ठीक है, 32वें आम मेले का आयोजन हरियाणा के ये पिंजौर में किया गया है। ठीक है। पिंजौर पंचकुला में याद रंगागढ़ में इसी विभाग को ये पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग। ठीक है। कहाँ, कौन सा नंबर का और किस किस विभाग के सहयोग से, कब से? 4 से 6 जुलाई, 32वां। ठीक है, देख लेना। हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पिछड़े वर्ग परिवार को दी जाने वाली शगुन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? पहले 41,000 थी, अब 51,000 कर दिया है। ठीक है। और अलग अलग परिवारों को हैं जो, उनको अलग अलग राशि दी जाती है, इसमें देख लेना एक बार। गरीब रेखा से नीचे रहने वाले को। ठीक है, इसकी कंडीशन होती है कुछ। हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और 1,80,000 तक आय होनी चाहिए। और भाई इसकी जो वेरीफाई होनी चाहिए, आय, फैमिली आईडी से, बैंक खाता इत्यादि सब कुछ वेरीफाई होना चाहिए। देख लियो एक बार किसको कितना क्या मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने हरियाणा करंट अफेयर के 30% कर लिए हैं जुलाई महीने के। और उम्मीद है अब की बार मैंने थोड़ा चेंजमेंट करा है, ये फोटो फोटो लगा के, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें छोटी मोटी एक आधी मिस्टेक हो रही है टाइपिंग में, तो वो मैं ठीक कर दूंगा PDF में। अब यहाँ से हम इंडिया करंट अफेयर के 40% करेंगे। मैंने ये सोचा कि बच्चे अलग अलग भाग भाग के PDF लेते हैं या वीडियो देखते हैं। हरियाणा करंट की अलग देखे हैं, इंडिया करंट की अलग देखे हैं। तो ये कम से कम 200 300 के करीब आराम से प्रश्न हो जाते, अगर हम डीपली उठाते हैं इनको। मतलब जिन चीजा मतलब नहीं, उस उठाने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, जो पेपर में ना आने लायक है। तो कोशिश ये रही है कि कंटेंट बढ़िया हो और कम समय में, और आपके भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए मैं छांट के लाया हूँ। अगले महीने से थोड़ा और बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है। ठीक है। अभी कल फिर है ये इंडिया की जुलाई 25 की सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जुलाई 2025 में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ठीक है, ये विश्व धरोहर सूची है जो, इसमें किस स्थल को जोड़ा गया है? ये मराठाओं के किले हैं। ठीक है, इनको विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया है। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 12 मराठा किले जोड़े गए हैं यूनेस्को की धरोहर सूची में, और ये 12 के 12 महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। ठीक है। अभी इन किलों के जोड़ने के बाद अपने पास इंडिया में भारत की 44वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गई यूनेस्को की। अब टोटल कितनी होगी धरोहर? 44 हो गई हैं अपने पास। ठीक है, इनके जोड़ने के बाद ये 12 मराठे किले हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र के। अब इनकी संख्या 44 हो गई है। अब इनके थोड़ा धरोहर के बारे में देख लेते हैं। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट सारे जोड़ रखे हैं जो आपके काम आने लायक हैं, चाहे हरियाणा का हो प्रश्न, चाहे इंडिया जीके का हो। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आज इस क्लास में। अब भारत में 36 तो सांस्कृतिक, ये 3 प्रकार की साइट होती हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। ठीक है। अब 36 तो सांस्कृतिक हो गए अपने पास, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। ठीक है, एकमात्र मिश्रित साइट है खांग चेंद जोंगा। ये राष्ट्रीय उद्यान है, शायद मेघालय में, चेक कर टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। इसका गठन हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में हुआ। ठीक है, अभी 44 हो गए टोटल अपने पास, याद रख ले। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये टेनिस टूर्नामेंट है, साल में 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ठीक है। तो इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें सिंगल टाइटल पूछे जाते हैं ज्यादातर। एक तो ये पूछा जाता कि इसका सिंगल टाइटल
किसने जीता, महिला या पुरुष, और कौन सा खिलाड़ी किस देश का है। ठीक है, इसके बारे में एक छोटी ही, जब जरूरत होगी, अब पेपर से महीने के पहले एक छोटी ही वीडियो बना के देंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले प्रश्न पूछा गया है एसएससी में। ठीक है, तो इसका आंसर है जैनिक सिनर, ये इटली से है। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है, कार्लोस अल्कराज को हराया है, जो स्पेन के हैं। ठीक है, एक बार इनको देख लेते हैं। कार्लोस अल्कराज से स्पेन से हैं, लिख लेना अपने रजिस्टर में। नोवोक डी जोकोविच है सर्बिया से, बिलग्रेड। और डैनियल मदवेदेव है रशिया से। और जैनिक सिनर है इटली से। ठीक है, इसने जीता है जैनिक सिनर ने। और ये कार्लोस अल्कराज को इन्होंने हराया। यह इसका 138वां संस्करण था। ठीक है, 138वां संस्करण था। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इसमें महिला एकल खिताब किसने जीता है। ये ईगा स्वियातके, पोलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, इतना ही कर लेना कि महिला और मेल और फीमेल जो सिंगल टाइटल है किसने जीता है। वो तो जैनिक सिनर ने जीता है, जो इटली के हैं। और ये महिला वाला जीता है ईगा स्वियातके, ये पोलैंड की है, पोलैंड की। ठीक है, बस यही प्रश्न आते हैं, कौन सा खिलाड़ी कहाँ से, किसने सिंगल टाइटल जीता। घना डीप जाओगे तो यो गेम कौन से ग्राउंड का हो है, कौन सी जगह हो। जैसे ग्राउंड मतलब घास का होया या मिट्टी का होया, क्ले आता है, क्ले ग्राउंड या हार्ड ग्राउंड, तो ऐसे प्रश्न आता है। विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। हर साल लंदन यूके में आयोजित किया जाता है। ये 1870 में शुरू किया गया था। 1870 में किया था, सबसे पुराना है। ये प्रश्न आया है कि जो ये चार टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ठीक है, मेरे दिमाग में उतर रहा है, इन चारों को मिलाकर एक वर्ड बने हैं। इसको इनका सारा का नाम, ठीक है, मैं बता दूंगा बाद में आपको, वीडियो खत्म होगी इतना। ठीक है, तो ये सबसे पुराना है, 1870 में शुरू किया, 138 में इसका संस्करण था। ठीक है, आगे चलते हैं अभी है। सत्रहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, याद आ गया मेरे। जो ये चार टूर्नामेंट होते हैं साल में, इसको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, इसको ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता बोलते हैं। तो इसके बारे में डिटेल घेर देंगे यहाँ पर। 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, ये 17वां किया गया था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, और इसे 6 और 7 जुलाई को, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि 18वां 2026 में कित होगा, तो ये भारत में होगा। ठीक है, 18वां 2026 में भारत के अंदर होगा। अभी ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं, ये चर्चा में रहता है। इसके ऊपर एक प्रश्न प्री में भी आया है, कौन सी शिफ्ट में था, और मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल घेर दी थी टेलीग्राम ग्रुप पे, अच्छा शशि गुरुकुल पे। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें पहले 4 देश थे जब इसकी स्थापना हुई, लेकिन अभी 11 हो गए टोटल। ठीक है, यह व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैश्विक श्रृंखला, वार्ता सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। कौन कौन 11 देश हैं इसमें। प्रश्न ये आता है कि इसमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, सदस्य देश नहीं है। ठीक है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी, 16 जून 2009 को हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, शंघाई चीन में है। स्थापना 16 जून 2009, ऐसे की ऐसी डेट आ जाती है, हेडक्वार्टर शंघाई चीन में। ये प्रश्न बहुत रिपीट हुआ है बार बार पीछे, कि दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स कर दिया। ठीक है, कब, 2010 में। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स कर दिया गया। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 16 जून 2009 को, रूस में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई उसी दिन इसका पहला सम्मेलन हुआ था रूस में। ठीक है, अब फिलहाल हुआ है रियो डी जेनेरो में, अगला होगा भारत में। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर शंघाई चीन में, सदस्य देश की संख्या 11। मोटा मोटा देख लियो, नोट कर लियो रजिस्टर में। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। पहले एक बार ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, पेपर लीक हो गया था। तो उसमें ये प्रश्न आया था, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार।
इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1989 में घोषित किया गया था। अब भाई ये ठीक है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? 11 जुलाई 1987 में दुनिया की जनसंख्या जब 5 अरब हुई थी ना, इसकी याद में मनाया जाता है। और कब से? 1989 में घोषित किया गया था। ठीक है। और इसकी 25 की अभी पेपर में आ भी रखे थे दो तीन थीम, ये डे। ठीक है, इसकी हम अलग से वीडियो डाल देंगे पेपर से पहले। ये चीजें उसी टाइम डालनी जरूरी है, उसी टाइम याद हो जाएगी। क्योंकि इसका दिन और थीम, ठीक है, मोटे मोटे प्रश्न है जिसमें ये डे है जिसमें बच्चे फंसते हैं। जैसे वो ही डे इंडिया में होते हैं, वो ही वर्ल्ड के होते हैं। जैसे दूध दिवस होते हैं, भारत में भी मनाया जा है, वर्ल्ड में भी। महिला दिवस मनाया जा है, ठीक है। और दूध दिवस, महिला दिवस, और अच्छा टीचर डे मनाया जा है। तो इसे इसे कई डे हैं, ठीक है। तो इसका थीम देख लेते हैं 25। युवा लोगों को एक निष्पक्ष और असमान दुनिया में वे परिवार बनाने के सशक्त बनाने जो वे चाहते हैं, ये थीम है। थोड़ा पटा है, एक दो देखोगे हो जाएगा याद। 11 जुलाई को, ठीक है। अब अच्छा यूएनडीपी के बारे में देख लेते हैं। यह विकास राष्ट्र की एक संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ये कार्य क्या है? देश में गरीबी को खत्म करने और आर्थिक विकास को बढ़ाने का काम करती है। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक भी जारी करती है। ठीक है, प्रश्न ये आता है कि कौन सी संस्था है जो मानव विकास सूचकांक जारी करती है? तो यूएनडीपी करे है। 1965 में गठन हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, यूएसए में। ठीक है। और ये मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था शुरू में? तो ये बनाया था महबूब उल हक। ये शायद अर्थशास्त्री था, बांग्लादेश या पाकिस्तान का। ये प्रश्न बहुत आया है कि किसने जारी कराया था सबसे पहले। देख लेना है, नोट कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट है, पेपर में आते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये पेन पिंटर पुरस्कार है ना, ये जो ब्रिटिश लेखक होते हैं ना इंग्लिश के, उनको दिया जाता है। या तो वो उसी वहीं के रहने वाले हों, या कोई दूसरे देश का हो और वहां रहता हो, लेकिन वहां रहना जरूरी है। ठीक है। तो ये मिला है लीला अबोलेला। ठीक है, लीला अबोलेला। ये है एक, ये सूडान की है एक लेखिका। ये रहती है स्कॉटिश में। ठीक है। और यह पुरस्कार हर साल ब्रिटेन में रह रहे लेखक को अंग्रेजी साहित्य के लिए स्पेशल। ठीक है। ये कोई पुराने नोबेल विजेता थे, हेराल्ड पिंटर, उनकी याद में दिया जा है। और 2009 से शुरू हुआ था। ठीक है। प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना, कौन सी? प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना हाल ही में लॉन्च की गई है। और 2025-26 में इसका कितना बजट रखा गया है? तो ₹2,000 करोड़। ठीक है, योजना का नाम कर लियो, देख लियो, और कितना बजट रखा गया है। यह स्कीम 11 मंत्रालयों को 36 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। और 100 जिले में लागू होगी। हर स्टेट का एक जिला तो पक्का ही होगा, और किसी के यूपी जी है जो बड़ा स्टेट, उसके ज्यादा होंगे। ठीक है, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। ठीक, स्पेशल किसानों के लिए। जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये काफी हाईलाइट था ये मुद्दा। तो जो उपराष्ट्रपति संविधान कौन संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित कौन भाग नहीं लेता संविधान के अनुसार? ठीक है, पॉलिटी भी कवर हो जाएगी, करंटली दोनों चीजें, ये प्रश्न आने लायक। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। ये इसके उसमें चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में, क्योंकि ये प्रश्न आता है और बच्चे इसमें पजल रहते हैं। अनुच्छेद 63 के तहत भारत में उपराष्ट्रपति होगा। कौन से 63 के तहत? अनुच्छेद के तहत भारत में उपराष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 64 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा एक्स ओफिशियो चेयरमैन होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना। राज्यसभा अध्यक्ष का कोई भी अलग से चुनाव नहीं होता, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ये बात ध्यान रख लेना। कभी क्या मैं देगा आरटीआई का नाम और फंसा के घेर दे आपने, और प्रश्न गलत करवा दे। उपराष्ट्रपति का 63 के तहत होता है, और 64 के तहत यही होता है उपराष्ट्रपति इसका चेयरमैन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर वोट देते हैं।
इसमें वोटिंग सीक्रेट बैलेट से की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही थाईलैंड में और कंबोडिया के बीच किस युद्ध मंदिर को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी। देखो, एक मंदिर था ये, और ऐसे हालात बन गए, दोनों देश आपस में मरने कटने को तैयार हो गए, युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। तो एक हिंदू मंदिर है, प्रहविहार मंदिर। कौन सा है? प्रहविहार मंदिर, हिंदू मंदिर, बस थाईलैंड और कंबोडिया, इतना याद कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के द्वारा उसके 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है? कौन से 60वें स्वतंत्रता दिवस? और किसको? प्रधानमंत्री जी को। तो ये मालदीव देश है, अपना पड़ोसी देश। ठीक है, मालदीव देश। ठीक है, देख लेते हैं इसके। 60वें स्वतंत्रता दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। मालदीव 26 जुलाई 1965 को यूके से आजादी मिली थी, और अपने को कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और मालदीव को मिली थी 26 जुलाई 1965 को। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, प्रश्न बार बार आता है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। और इसकी राजधानी क्या है? माले है। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो है वेटिकन सिटी। कौन सा है? विश्व का वेटिकन सिटी। और एशिया का है मालदीव, और इसकी राजधानी है माले। ठीक, चले आगे। फिर महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये दिव्या देशमुख हैं, महाराष्ट्र से। और इसने अपने ही देश की कोनोरू हम्पी को हराया है। ठीक है, दिव्या देशमुख ने कोनोरू हम्पी को हरा के विश्व कप, फिडे विश्व कप 25 जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। ये बात पर थोड़ा गौर करिए। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन महादेव कहाँ चलाया गया? ऑपरेशन महादेव चलाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। बस इतना कर लेना। ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में चला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। यह खेल नीति का किस खेल नीति का स्थान लेगी? 2025 खेल नीति 2001 खेल नीति का स्थान लेगी। ठीक है, अभी जो मंजूरी आई है ये 2001 का स्थान लेगी। और सबसे पहले खेल नीति अपनी कब बनी थी, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। 2025 सबसे पहली खेल नीति 1984 में लागू की गई थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको साई बोलते हैं, इसकी पर इसका उसका मुख्यालय इसका पटियाला पंजाब के अंदर है। और 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1984 में ही पहली खेल नीति आई थी। और अपने खेल मंत्री हैं श्री मनसुख लाल मंडाविया। ठीक है, ये बात चार पांच है, ये याद करनी पड़ेगी, नोट करते रहना साथ में। 2025 खेल नीति एक का स्थान लेगी सबसे पहली 84 में। खेल मंत्री मनसुख लाल मंडिया, साई की स्थापना 84 में, हेडक्वार्टर इसका पटियाला में, पंजाब में। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? द वन क्रिकेट माई लाइफ मोर। ठीक है, ये तो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी। शिखर धवन है, संन्यास ले लिया इन्होंने। तो इसमें इन्होंने अपने अचीवमेंट और जो इनका संघर्ष था क्रिकेट का, वो लिखा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है इसकी। और कुछ अन्य खिलाड़ी हैं जिनकी किताबें हैं, बार बार पेपर में आती रहती हैं। तो मैंने ये साथ में इसलिए मेंशन कर दी कि आपको दाएं बाएं ढूंढनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक आधा परसेंट इनमें आ ही जाता है। और सीटी मेंस में, ग्रुप डी में, इनमें खासकर जीके का पोर्शन ज्यादा आएगा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि अच्छा मटेरियल छांट छांट कर लाऊंगा आपने, जीके का भी साइंस का भी सारा। ठीक है, अभी लगातार वीडियो आएंगे अपनी धड़ाधड़ धड़ाधड़। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, आपने पहले पढ़ी होगी, पुरानी पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह। 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण। इसने 281 का टेस्ट मैच में एक स्कोर बनाया था, जो इसकी बढ़िया पारी थी पूरी लाइफ की। तो इसने इसी के ऊपर रख दिया, 281 एंड बियॉन्ड टेस्ट मैच में, वीवीएस लक्ष्मण। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी, सुरेश रैना।
कौन? सुरेश रैना। सारे सन्यास ले गए हैं ये। ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये पढ़ी होगी आपने कपिल देव की। ठीक है। कपिल देव बारे में और कुछ फैक्ट हैं। जैसे इन्होंने 83 में वर्ल्ड कप जीता था, और कौन सी टीम के खिलाफ, इसने कितने रन बनाए थे, और किस तारीख तक पूछ रखा है शशि ने। और इसका एक कपिल देव का पूरा नाम कपिल देव निकंज ऐसे कुछ है। इसके बारे में आप छोटा शॉर्ट डिटेल टेलीग्राम पे भेज देंगे, अच्छा शशि गुरुकुल पे। ठीक है। सन्नी डेज, सुनील गावस्कर। अनगार्डेड, मिताली राज, ये महिला खिलाड़ी है, एक महिला खिलाड़ी है इसमें। अनगार्डेड, मिताली राज। ठीक है, ये सारे इंडिया के हैं। और ये जो दो नीचे बच गए, सेनवान और रिकी पोल्टिंग, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नो स्पिन, सेनवान ने स्पिन बॉलर था बहुत बढ़िया। ठीक है। तो नो स्पिन किसकी है? सेनवान की है। और एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये रिकी पोंटिंग की। ठीक है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं, एक महिला खिलाड़ी है, बाकी सारे इंडिया के हैं। सबने संन्यास ले लिया। आगे चलते हैं। पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया भाई। वह किस क्षेत्र से? प्रश्न सीधा आता है कि फलाने का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे। ठीक है। तो ये सूर्यमुखी देवी हैं। पद्मश्री मिला है इनको 2025 में, 85 साल की उम्र में। ठीक है। तो अभी मिला है इनको और अभी इनका निधन हो गया। ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी भाई। कौन से? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, देख लो इनके बारे में थोड़ा। शास्त्रीय नृत्य नृत्य से संबंधित है, 85 साल की उम्र में निधन हो गया। ये मणिपुर से हैं। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ये ही पूछी जाती हैं। 2025 में इनको सम्मानित किया गया। ठीक है। क्या नाम है? सूर्यमुखी देवी। नाम भी बढ़िया है, आपको याद हो जाएगा। सूर्यमुखी देवी। ठीक। आगे चलते हैं। देश सेना के सर्वोच्च सम्मान, ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ गाना, से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है। तो देखो, जो दूसरे देशों के सम्मान है वो 99% प्रधानमंत्री मोदी जी को ही मिलते हैं। तो अगर कभी प्रश्न ऐसा याद ना हो तो किसको दिया गया और ये आ जाए, तो आंख बंद करके प्रधानमंत्री मोदी जी कर देना। ठीक है। जिस प्रकार आप करते हैं ना कि भाई खनिज तत्व जो हरियाणा में सबसे ज्यादा बार बार अलग अलग से आते हैं, तो हम आंख मीच के अगर पता नहीं होता तो महेंद्रगढ़ कर देते हैं। तो ऐसे इसको कर देना। ये कुछ छोटी मोटी ट्रिक होती हैं जो आपको याद करके लेके चलनी पड़ती है। ठीक है। और स्लेट पत्थर सबसे ज्यादा रिवाड़ी में है, ये बहुत पुराना प्रश्न है। कौन रिवाड़ी में? ये देख लेते हैं, अभी मोदी जी ने कुछ मिले हैं। ये तो इनको मिला है सर्वोच्च सम्मान गाना देश का, और ये साइप्रस देश का मिला है। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस 3। ठीक है, 3 है ये सम्मान। ये साइप्रस देश का है। और कुछ मिले हैं इसमें, देख लियो। ये थोड़े अटपटे हैं अवार्ड, पर याद करने पड़ेंगे, क्या करें। देखिए, ये ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गयाल्पो, ये इसे इसे नाम भूटान में हुआ है 24 में। ठीक है। सेंट एंड्रू, रूस में। ऑर्डर ऑफ नाइजर, इसमें नाइजर का ही नाम आ गया। और ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ अवार्ड ऑफ ऑनर, ये डोमिनिका, 24 में। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना, ये भी 24 में। ये गुयाना आ गया इसमें। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, 2024 में, बारबाडोस में। और ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक 2025, त्रिनाद और टबैगो। ठीक है। त्रि त्रिनिदाद और टोबैगो, ये 2025 में मिला है। और नहीं तो 25 वाले तो पक्का कर लिए। ठीक है। चले आगे अभी। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती है ना, उसको आधिकारिक कृषि का दर्जा दे दिया भाई। ठीक है। पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये पहला राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ठीक है। देख लेना। बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? 5 दशक त्योहार हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। जैसे ओणम केरल में, ऐसे ऐसे। तो ये तेलंगाना में मनाया जा है। तो इनकी लिस्ट बनाकर आप घेर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, पेपर से। ये तो अभी घेर देंगे, आज घेर दूंगा मैं कौन सा त्योहार कित मनाया जा। ठीक है। तो वो बार बार उनमें से एक आधा प्रश्न उठा लेती है एचएसएससी। तो बोनालू तेलंगाना में मनाया जा। ठीक है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों, टेस्ट, वनडे, T20। देखो, क्रिकेट में 3 फॉर्मेट हुआ है खेलन के। टेस्ट हुआ है, वनडे हुआ है, और T20 हुआ है। ठीक है। टेस्ट 5 दिन में तक चला करे, वैसे नियम के अनुसार पहले आउट हो जा, पारी खत्म हो जाए, वो बात अलग है। वनडे ये 1 दिन का है, T20 तो अपने मेरा 2.5 घंटे में खत्म हो ले। तो इन तीनों फॉर्मेट में
100 रन बनाने वाली, शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी, भारतीय महिला खिलाड़ी, ठीक है, कौन बनी है? ये स्मृति मंदाना बनी है, पहली भारतीय है और विश्व की 5वीं खिलाड़ी। ये मुंबई महाराष्ट्र से है, ठीक है। चले फिर, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? देखो, राष्ट्रपति तो वर्ल्ड में बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कोई इतना हाईलाइट मुद्दे होते नहीं, लेकिन जो पहले होते हैं ना, खासकर महिला, ठीक है, उनका नाम नाम पूछ लिया जाता है। तो ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गिरलिगे सीमंस। कौन बनी है? जेनिफर गिरलिगे सीमंस। तो एक दो बार रिपीट करोगे हो जाएगा याद। देखो, जो सूरीनाम है ये दक्षिणी अमेरिकी देश है और राजधानी इसकी है पारामारिबो। जो ये अटपटे नाम होते हैं राजधानियों के, ये पूछे गए हैं पहले, इसलिए मैंने स्पेशल डाला है। सूरीनाम की राजधानी का क्या नाम है? पारामारिबो। साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है और ये इनकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जेनिफर गिरलिच सीमंस, ठीक है। आगे चलते हैं। दानिश नामक चक्रवात या टाइफून ने देश को प्रभावित किया है? इसमें 3 प्रश्न आते हैं। एक तो चक्रवात है या टाइफून है, इसने किस देश को प्रभावित किया, किस देश में आया और कौन सा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। और कई बार इसका ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो दानस है ना, ये नामकरण किस देश ने कराया। ये ही प्रश्न आते हैं। तो देखो, चक्रवात तो अपने इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनमें आते हैं, नजदीकी जो अपने देश हैं। लेकिन टाइफून ज्यादातर चीन, जापान, ताइवान, इन देशों में आवा है, ठीक है। ये अलग से हैं, 5 7 8 है। जैसे विली विली आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं इन ये सारे है ना एक बनाकर ये भी आज घेर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। कौन सा किताब है, इन्हें नोटबुक कर लियो, जो आने लायक होगा वो ही, ठीक है। आपको फालतूदा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ताइवान में आया है, दाना नामक टाइफून, दानस नामक टाइफून, ये ताइवान में आया है, ठीक है। और हाल ही में जो पिछले कुछ दिनों में ये आए हैं टाइफून और चक्रवात, तो ये देख लियो क्या नाम था इनका, कौन से स्थान पर कौन सा प्रभावित किया हुआ, ठीक है। तो कौन सा देश हुआ है, कौन सा इलाका हुआ है इसमें। दो साइक्लोन है रिमल, बे बंगाल की खाड़ी में आया था ये, और इस बांग्लादेश और इंडिया प्रभावित हुए, सबसे ज्यादा अपना पश्चिमी बंगाल हुआ है, ठीक है। और साइक्लोन असना, ये अरबियन सागर में आया है और गुजरात इस पर प्रभावित हुआ है। साइक्लोन दाना, ये बंगाली खाड़ी में आया था, उड़ीसा इस पर प्रभावित हुआ है। और साइक्लोन फिंगल, ये भी बंगाली खाड़ी में आया है, तमिलनाडु इससे प्रभावित हुआ है। और साइक्लोन ग्रेंस, ये हिंद महासागर के अंदर आया है। और ला रीयूनियन आइसलैंड, ये इससे प्रभावित हुआ है। इसको देख लेना, ऐसे ऐसे प्रश्न 1 नंबर पक्का कर जाते हैं इंडिया करंट, ठीक है। इंडिया करंट में ले लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ले लो, किसी में ले लो। हाल ही में चर्चित कालाधन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बहुत चर्चा में है, ठीक है। ये किन दो देशों की एक संयुक्त परियोजना है, कालाधन प्रोजेक्ट, ठीक है। आओ आयोग का किसी की पेपर में आप देख लिए, हरियाणा के में आ जाओ या कोई सेंटर का पेपर दोगे आप, इसमें आ जाओ, ठीक है। तो भारत और म्यांमार, इन देशों की ये कालाधन प्रोजेक्ट, ये संयुक्त परियोजना है। इसके बारे में छोटा देख लेते हैं थोड़ा। इन दोनों देशों को आपस में जोड़ने के लिए समुद्र, नदी और सड़क मार्ग तीनों का प्रयोग किया जाएगा, बस इसी के लिए बना है प्रोजेक्ट, ठीक है। ताकि जल्दी से जल्दी में समय की बचत हो सके, व्यापार करने में, आने जाने में, सारी चीजें। मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र पहल है भाई। कौन सी गज मित्र पहल? जो मानव हाथी संघर्ष होते रहते हैं ना, हाथी भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं, मानव भी हाथी पहुंचाते रहते हैं, तो आपस में इनका संघर्ष चलता रहता है। खासकर ये स्टेट है जहाँ हाथी ज्यादा है, ठीक है। अपने पास तो इतना है नहीं, एक आधा एक का हाथी शायद यमुनानगर। तो गज मित्र पहल है, तो किस राज्य ने शुरू की है? असम ने शुरू करी है, ठीक है। तो हाथियों के लिए अलग से, मतलब अलग अलग नया एक निवास स्थान बनाए जाएंगे, और भाई पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाएंगे, ताकि ये जो संघर्ष है कम हो सके और एक दूसरे को नुकसान कम पहुंचा सके। बस ये ही इसका है। असम में गज मित्र पहल सीधी आ जाती है। फलानी पहल कौन से राज्य में शुरू करी है? गज मित्र में। पहले ऐसे इन्हें पूछा है ये प्रश्न। ये प्रश्न इंग्लिश है भाई, ये क्वेश्चन नोट कर लियो, ये हरियाणा की किसी एग्जाम में मिलेगा आपको। ये है तो हरियाणा का प्रश्न, लेकिन इंडिया जीके में आया है। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दीपिका सहरावत बनी है,
कौन है? दीपिका सहरावत, ये हॉकी खिलाड़ी है। इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पक्का मिलेगा। फिर याद दिला दूंगा। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है दीपिका को यह अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है ये। और यह अवार्ड फिच हॉकी प्रो लीग के सबसे रचनात्मक और कौशल प्रो खिलाड़ी को दिया जाता है। ये फिच क्या है? फिच है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये। तो फेडरेशन है हॉकी की वर्ल्ड की। और हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1913 में इसकी स्थापना हुई, हेग नीदरलैंड में। ठीक है। तो इसको क्यों दिया गया दीपिका को? एक फरवरी में नीदरलैंड के खिलाफ को इंडिया का हॉकी मैच था, और एक गोल करा था इस लड़की ने। वो गोल ईशा कर दिया, इसको ये अवार्ड मिल गया है। ठीक है। और ये कहाँ से है? ये हिसार से है खिलाड़ी। ठीक है। और ये जो हॉकी टीम है इसमें फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलती है। तो ज्यादातर फॉरवर्ड 3 या 4 खिलाड़ी होते हैं जो गोल करते हैं स्पेशल। ठीक है। देख लेना इसके बारे में, अच्छी तरह नोट कर लियो छोटी छोटी बातें। प्रश्न पक्का हो। लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये इंदौर को किया गया है। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। लगातार 8वीं बार है। हरियाणा के कौन से हैं 2 शहर? एक तो करनाल है, और एक पानीपत है। और ये प्रश्न पक्का आ सकता है। और पानीपत को तो मंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 18 जुलाई, नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है 18 जुलाई को। तो ये नेल्सन मंडेला पुरस्कार है 2025 का, किसको प्रदान किया गया है? तो ये है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेड। ठीक है, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेड, इनको दिया गया है ये। ठीक है, इनको तो देख लेते हैं एक बार मंडेला जी के बारे में। ये एक महिला एक पुरुष को दिया जाता है भाई, ये पुरस्कार 18 जुलाई को मंडेला डे के ऊपर। ठीक है। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति और ब्लैक राष्ट्रपति थे। कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति और ब्लैक राष्ट्रपति। ये बहुत प्रसिद्ध हैं नेता। इन्होंने क्या किया था? जो रंग भेद की नीति थी ना, गोरे काले की नीति, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया। गोरे काले की नीति थी जो। और इसके उपलक्ष्य में इनके संघर्षों के कारण इनको 1983 में शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। आप नोबेल प्राइज की एक वीडियो अलग से लाओगे, और भारत रत्न की अलग से लेगा। फिर उसके बाद भी इसको कुछ मिला है क्या? 1990 में इन्होंने भारत रत्न दिया गया इसको, भारत सरकार के द्वारा। और भारत रत्न पाने वाले हैं दूसरे विदेशी नागरिक थे। दूसरे विदेशी, ये पहला कौन था? भारत रत्न पाने वाला पहला विदेशी नागरिक था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको ये 87 में दिया गया था, और ये पाकिस्तान से थे। बहुत प्रश्न आया है ये। पहला विदेशी कौन था जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? पहला नागरिक कौन था जिसको मरणोपरांत दिया गया? सुभाष चंद्र बोस। सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको दिया गया? देखेंगे, ये वीडियो ले आऊंगा मैं इसके ऊपर छोटी। ठीक है। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे अपने देश के? राहुल गांधी बने, ओ राजीव गांधी बने थे। ठीक है, ध्यान रखना। 39 की उम्र में, 39 या 41। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अमेजन क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? जो ये अमेजन जंगल है ना, अमेजन कंपनी नहीं है, अमेजन जंगल क्षेत्र है। तो इसमें जो देश आते हैं ना, उसमें एक देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो ये सूरीनाम देश है। ठीक है। अपन पीछे पढ़ा था सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ा था, नियुक्त करी गई थी। तो एक प्रश्न और आ गए। ठीक है, ये प्रश्न सीधे आ जाते हैं। अब अमेजन क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो सूरीनाम। ठीक है। अभी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था पीछे ही। तो जो तालिबान उन अपनी सरकार बना ली थी। तो इसको आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है तालिबान सरकार को? तो ये रशिया बना है। इसने भाई इसके सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। अपना जो आना जाना इनका व्यापार है, समझौते हैं सारे शुरू कर दिए हैं। और रूस ने बोल दिया कि भाई ये मेरे लिए ये ठीक है। इनमें कोई मतलब जो कई देश हैं इनको आतंकवादी की मान्यता दे रखी है, ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं। लेकिन रूस के लिए ये फिट एंड फाइन है।
ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है, डीप मैनिफेस्ट, इसके बारे में देखते हैं। ये राजस्व खुफिया निदेशालय, ठीक है, किसके द्वारा? राजस्व खुफिया निदेशालय। क्यों शुरू कराया गया था ये? पाकिस्तान द्वारा अवैध तरीके से ले जा रहे सामान को रोकना था। जब ये पहलगांव पर हमला हुआ था ना, आतंकवादी हमला, उसके बाद क्या था कि भारत ने अपना निर्यात बंद कर दिया था बिल्कुल पाकिस्तान में। तो वो पाकिस्तान क्या कर रहा है, नौवासोवा बंदरगाह है मुंबई महाराष्ट्र में, नौवासोवा बंदरगाह। तो वहां से वो यूएई के नाम से सामान ले जा रहा था कि भाई उसका है, तब पकड़ा गया था। तो उसमें कई करोड़ रुपए का सामान उनका जब्त भी करा गया था। तो इसलिए ये ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया गया था, ठीक, अब याद रह जाएगा। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ग्रीन डाटा सेंटर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित है, डाटा से, ठीक, इतना ही कर लेना। कहाँ? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन से देश, कौन से नए देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के सदस्य बने हैं? कौन से बने हैं? ये कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने हैं। नौ देश, दो देश हैं ये एनडीबी, ठीक है, भारत भी सदस्य है इसका। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, इसके बाद इसके सदस्यों की संख्या 11 होगी। जैसे ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 11 है ना, ऐसे ही एनडीबी के, ठीक है। ब्रिक्स का सदस्य, इसका हेडक्वार्टर भी चीन में, और इसका भी शंघाई चीन में, ठीक है, ध्यान रख लेना। स्थापना जुलाई 14 में हुई थी, लागू 15 में हुआ था, जुलाई में, ठीक है। इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से देखा है, वो आगे ना, इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्रिक्स के सदस्य हैं वो इसके बैंक के सदस्य होंगे, सीधी बात है। तो 11-11 है, नए सदस्य कोलंबिया और उज्बेकिस्तान इसमें जुड़े। क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना कहाँ से शुरू की गई? पहले एचएसएससी क्या करती थी, हर पेपर में एक दो प्रश्न ठा लिया करती। जो ये योजनाएं होती है ना, किसकी, जो अपने नियर बाय स्टेट होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और ज्यादा खींच के लिखते हैं तो मध्य प्रदेश। तो इनमें से एक परसेंट उठा लेती थी। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना राजस्थान में शुरू की गई है। ये जो जब पेपर नजदीक होगा उस टाइम पर कौन से राज्य में कौन सी योजना चलाई गई है, और ये आप घेरते हैं। जापान अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? एक कोई अभ्यास था, एक कोस्ट गार्ड का। तो ये जामाता नाम है इसका, ये किन दो देशों के बीच शुरू किया गया? देखो, हम इसको रिलेट करके चलेंगे, जा से तो जापान कर देंगे, और माता भारत माता, भारत माता जा जापान, भारत माता जा और जापान, याद हो गया होगा। तो जा माता अभ्यास किन देशों के बीच था? जापान और भारत, ये चेन्नई में हुआ है, ठीक है। कोस्ट गार्ड और जापानी कोस्ट गार्ड ने मिलकर, भारतीय कोस्ट गार्ड और जापानी कोस्ट गार्ड ने चेन्नई में अभ्यास किया, ठीक है। मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं प्रश्न करवाते करवाते आपका याद करवा दूं, ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि अपन इसी हिसाब से चलेंगे, जो ये करंट अफेयर है ना, या कुछ अलग से फैक्ट हैं, या कुछ आंकड़े हैं, हम पेपर की डेट आने से पहले ही याद कर लेंगे। क्योंकि जब पेपर की डेट आती है तो 20 और 25 30 इतना ही टाइम मिलता है, इतने दिन हमें। तो बच्चा सिलेबस होता है तो 20 20 सब्जेक्ट है, किसी में 13 13 है, किसी में 15 15, 12 12 है, किसी में 5 5 6 6 है। तो बच्चा, ये तो है नहीं कि एक सीटी मेंस की तैयारी कर रहा है। वो बच्चा बेचारा ग्रुप डी की भी कर रहा होगा, सिटी मेंस की भी कर रहा होगा, और भाई हरियाणा पुलिस की भी कर रहा होगा। तो जब पेपर की डेट आती है तो सिलेबस ज्यादा होता है, वो पजल हो जाता है कि मैं अभी क्या पढूं। तो हम इसी हिसाब से चलेंगे कि आपने थोड़ा रोज का आधा पौना घंटा निकालना पड़ेगा, और उसी में से बहुत कुछ कवर हो जाएगा। बीच बीच में आपने टेलीग्राम ग्रुप चेक करता रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि ज्यादा सोशल मीडिया पड़े रहो ना, जो आपको ठीक लगे, अथेंटिक लगे। मैं, मेरी ये कोशिश है कि एक अथेंटिक डाटा और कम समय में, ठीक है। तो ऐसे ही यूट्यूब पर, ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप पर घेरूंगा। तो अगला प्रश्न है, देखते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इतना ही कर लेना आप। जुलाई 25 में लॉन्च की गई समुद्र प्रचेत क्या है?
समुद्र पक्षी ये चर्चा में है ये प्रश्न। तो जो समुद्र में प्रदूषण हो जाता है, जैसे तेल का रिसाव हो जाता है, आपने पहले बहुत सुना होगा, और इससे जो जीव जंतु हैं और मानव जाति बहुत प्रभावित होती है। तो ये समुद्र पक्षी क्या करेगा, ये तेल को पानी से अलग कर देगा, ठीक है, और जो कुछ कचरा है उसको भी साफ कर देगा समुद्र में। तो ये एक प्रदूषण नियंत्रक पोत है, समुद्र प्रचेत, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म है पीवीसी, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। ठीक, बढ़िया प्रश्न है, आप देख लेना। लुप्त प्राय पक्षी संरक्षण कार्यक्रम, ये आ गया ना, पड़ोसी राज्य में जो भी मैंने बताया था, ये किस राज्य में शुरू किया गया है? ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है, ठीक है। पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अपने शिक्षा मंत्री हैं अपने भारत के, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। इनको कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बस इतना ही कर लेना, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं, शिक्षा मंत्री है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? देखो, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो काफी दिनों से चर्चा में है रशिया के साथ युद्ध को लेके। तो ऐसे देश में कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदली होता है तो थोड़ा हाईलाइट रहता है। तो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं यूलिया स्वीरीडेंको। कौन हुई है? यूलिया स्वीरीडेंको, ठीक है, यूक्रेन से। हाल ही में निधन होगा, किस क्षेत्र से संबंधित थी? पीछे ही आपने पढ़ा था, सूर्यमुखी देवी, जिनको 25 में पद्मश्री मिला था 85 साल की उम्र में। तो शास्त्रीय नृत्य से थी वो। और बी सरोजा देवी किससे हैं? ये सिनेमा से हैं, अभिनय से। दो प्रश्न आ गए हैं एक महीने में, ये प्रश्न आने लायक है, पक्का मिलेगी कहीं ना कहीं आपको। तो बी सरोजा देवी अभिनय से, और सूर्यमुखी देवी शास्त्रीय नृत्य से। ये कर्नाटक से, ठीक। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? देखो, वैसे तो ये बदली रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन ये पहली महिला है ना, इसलिए थोड़ा हाईलाइट मुद्दा है। जैसे वो कांजीलाल जी बनी थी, उमा कांजीलाल, इग्नू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर, ऐसे ही ये रेलवे की बनी है, पहली महिला का नेतृत्व करने वाली बनी है। तो ये आईपीएस है सोनाली मिश्रा, ठीक है, आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सोनाली मिश्रा, आरपीएफ, ये आईपीएस है। वर्ष 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार, ठीक है, ये 11 जुलाई को दिया गया था, किसने जीता है ये वर्षा देश पांडे ने, ठीक है। किसने जीता है? वर्षा देश पांडे ने जीता है, ये महाराष्ट्र से हैं। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस पर इन्होंने अनचाहे गर्भपात को रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उसके ऊपर काम कर रही है। तो इनको इसलिए 11 जुलाई को ये जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो एचएसएससी सीधा पूछ लेती है। एचएसएससी ना भी तो आप कोई सेंटर का दोगे एग्जाम, तो आपको देख लेना है प्रश्न, ये जो रेलवे रेलवे के चल रहे हैं इनमें पक्का मिल जाएगा। तो हमने 30 प्रश्न तो करे हैं हरियाणा जीके के, करंट के, और 40 प्रश्न करे हैं मैंने इंडिया करंट अफेयर के। 70 प्रश्न हो गए हैं दोनों आगे। नहीं तो प्रश्न तो ये 300 के ऊपर भी चले जावे, लेकिन मैं थोड़ा ये छांट छांट के प्रश्न निकाले हैं। कल पूरा दिन लग गया था ये पीडीएफ बनाने में, छांट छांट के लिखने में, इसलिए वीडियो कम आवा है। क्योंकि मैं ये नहीं, मेरी कोशिश ये नहीं रहती कि मैं वीडियो की लाइन ला दूं, रिव्यू ले जाऊं। मेरा ये है एक बढ़िया कम समय में आने लायक पेपर में कंटेंट मैं दे पाऊं, ठीक है। इसको वीडियो कर लेना, जो भी इसके पॉइंट है छोटे छोटे जो आने वाले हैं, जो इंडिया के हैं, और इनको आप नोट कर लेना रजिस्टर में, बार बार रिवीजन करते रहना इसके। और अभी आप डेली एक दो वीडियो आया करेगी, बढ़िया बढ़िया। और टेलीग्राम ग्रुप है एचएसएससी गुरुकुल, उसको ज्वाइन कर लो। उस पर मैंने 3 4 टॉपिक बताए हैं आज, मैं शाम तक ये सारे घेर दूंगा, ठीक है। उनको नोट करते रहना, ऐसी चीज घेरूंगा मैं कि जो काम आवे, बेफालतू का कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है। अपनी क्लास होती है खत्म अभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।